इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होता है जब वो भरोसा अपने आप पे कम और दूसरों पे ज़्यादा कर लेता है, और जिस दिन उसका भरोसा टूटता है अपने दर्द को नहीं झेल पाता है और एक ऐसा फ़ैसला ले लेता है जिसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। महाराष्ट्र का एक शहर पड़ता है पूना, और इसी पूना का एक थाना पड़ता है चंदन नगर। चंदन नगर थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है आनंद पार्क। बात कर रहा हूँ मैं 21 नवंबर 2018 की सुबह 7 बजे के आसपास। दरअसल आनंद पार्क के एक बिल्डिंग में सुबह सुबह गोलियां चलने की आवाज़ लोगों को सुनाई देता है। लोग जैसे ही गोली चलने की आवाज़ सुनते हैं, सब के सब अपने घरों से बाहर निकलते हैं और भागते दौड़ते उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जीने पे एक महिला काफ़ी गंभीर अवस्था में गिरी पड़ी है, जिसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून बह रहा था। लोग जैसे उस महिला को देखते हैं उसे आनन फानन में उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में तो ले जाते हैं, लेकिन उस महिला की रास्ते में ही मौत हो जाती है। डॉक्टर जब उस महिला को देखते हैं, डॉक्टर को भी लगता है कि ये पुलिस का मामला है, इसीलिए डॉक्टर इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ हॉस्पिटल में पहुंचती है और उस महिला की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उस महिला के शरीर में 2 गोलियां लगा है, जो एक उसके पेट में और दूसरा उसके सर को आर पार कर गया था। दरअसल उसी हॉस्पिटल के गेट पे एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों के साथ काफ़ी चीख चीख करके रो रहे थे। पुलिस जब उस व्यक्ति को रोते बिलखते देखती है तो पुलिस को भी समझने में देर नहीं लगता है कि ये लोग मरने वाली महिला के ही घर परिवार के हैं। इसीलिए पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ करती है। व्यक्ति अपना नाम ब्रजेश भाटी बताता है। ब्रजेश, जिसकी उम्र है लगभग 33 से 34 साल के आसपास। ब्रजेश रोते बिलखते पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि मेरे ही पत्नी एकता भाटी है। एकता, जिसकी उम्र है लगभग 29 साल के आसपास। पुलिस जब ब्रजेश से एकता की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो ब्रजेश कहता है कि साहब, सुबह सुबह मैं अपने पिता और बच्चों के साथ घर के बाहर गाड़ी में बैठकर अपने पत्नी का इंतज़ार कर रहा था, तभी गोली चलने की आवाज़ सुनाई दिया। दरअसल 2 लोग बाइक पर सवार होकर आए थे। पुलिस ब्रजेश से पूछताछ करती है कि क्या तुम उन दोनों को जानते हो? इस पर ब्रजेश कहता है कि नहीं साहब, इससे पहले मैंने उन दोनों को कभी नहीं देखा है। पुलिस सबसे पहले एकता की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर ब्रजेश के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले इलाके के सीसीटीवी को चेक करती है तो आखिरकार उस सीसीटीवी में 2 लोग बाइक पर सवार होकर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस उस बाइक के नंबर से मालिक का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो बाइक एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो शिवाजी पार्क का रहने वाला है। पुलिस तुरंत ही जाकर के उस व्यक्ति से मुलाकात करती है। पुलिस जब उस व्यक्ति से पूछताछ करती है तो वो व्यक्ति कहता है कि साहब, बाइक तो मेरी ही है, लेकिन कल शाम को ही चोरी हो गई है, इसीलिए मैंने थाने में जाकर रिपोर्ट भी दर्ज कराया था। व्यक्ति जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस भी उस व्यक्ति को छोड़ देती है। लेकिन पुलिस अभी इस केस की छानबीन कर ही रही थी, तभी पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल ब्रजेश और उसकी पत्नी दिल्ली शहर के रहने वाले हैं। पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है कि ब्रजेश और उसकी पत्नी दिल्ली शहर के रहने वाले हैं, पुलिस को लगता है कि शायद अपराधी भी दिल्ली के ही रहने वाले होंगे। इसीलिए पुलिस अब इलाके के चारों तरफ नाकाबंदी करा देती है। पुलिस अभी इस केस की छानबीन कर ही रही थी, तभी अगले दिन एक खबरी थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, दोनों अपराधी पुणे रेलवे स्टेशन से झेलम एक्सप्रेस के माध्यम से दिल्ली शहर भागने के फिराक में है। खबरी जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस अपनी टीम के साथ पुणे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाकर झेलम एक्सप्रेस के पास चारों तरफ से घिराव कर लेती है और फिर
दोनों अपराधियों का आने का इंतज़ार करने लगती है। ट्रेन का जाने का समय जैसे ही हो जाता है उसके ठीक 10 मिनट पहले ही दोनों अपराधी वहां पहुंचते हैं और बोगी नंबर 9 में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों बोगी नंबर 9 में एंट्री करने की कोशिश करते हैं तभी एक पुलिस का अधिकारी उन्हें रोक लेता है और उन दोनों से अपने आईडी प्रूफ दिखाने की मांग करता है। उसमें से एक व्यक्ति अपने जेब में हाथ डालता है, आईडी प्रूफ निकालने के बजाय एक हथियार निकालता है और पुलिस के ऊपर एक पर एक 3 गोलियां चला देता है, जिसमें से 2 गोली पुलिस अधिकारी को लग जाता है और एक गोली वहीं पे घूम रहे एक व्यक्ति को लग जाता है। उस व्यक्ति की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है, लेकिन पुलिस अधिकारी काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद से दोनों अपराधी जब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस काफ़ी फुर्ती दिखाते हुए दोनों को धर दबोच लेती है। पुलिस जब दोनों को पकड़कर थाने में लेकर आती है, उनसे पूछताछ करती है तो व्यक्ति अपना नाम शिवा राव बताता है। शिवा कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा मुकेश राव है। मुकेश जिसकी उम्र है लगभग 19 साल के आसपास। दरअसल शिवा और मुकेश राजस्थान प्रदेश के पाली ज़िले के रहने वाले हैं। पुलिस जब शिवा से एकता भाटी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो शिवा भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन शिवा जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद एकता के पति बरजेश को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 में, जब बरजेश और उसकी पत्नी दिल्ली शहर में होते हैं। दरअसल बरजेश और उसकी पत्नी दोनों मिलकर एक बिजनेस करते हैं, लेकिन वो बिजनेस सही से चल नहीं पाता है, जिसकी वजह से बरजेश के घर की माली हालत काफ़ी ख़राब हो जाता है। इसलिए बरजेश अब एक नया बिजनेस करने के लिए गूगल पे तरह तरह की सर्च करना शुरू करता है। लेकिन बरजेश जब सोशल मीडिया का सहारा लेता है तो इसी सोशल मीडिया के फेसबुक के ज़रिए बरजेश की दोस्ती संध्या पुरी से हो जाती है। संध्या जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। दरअसल संध्या भी बरजेश से दोस्ती सिर्फ इसलिए कर लेती है क्योंकि बरजेश ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे अनमैरिड लिखा था। बरजेश और संध्या के बीच में जब दोस्ती हो जाती है, संध्या बरजेश से बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है और फिर बरजेश के ऊपर ढेरों सारी दौलत भी लुटाने लगती है। बरजेश संध्या से ढेरों सारा पैसा ही नहीं ले लेता है बल्कि उसकी कार भी ले लेता है और फिर उसकी कार को बेचकर जब उसके पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है, बरजेश संध्या को बिना कुछ बताए अपनी पत्नी के साथ पुणे शहर में चला जाता है और फिर इसी पुणे शहर के आनंद पार्क इलाके में एक फ्लैट किराए पर ले लेता है और फिर पति पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगते हैं। पुणे शहर में पहुंचने के बाद बरजेश कैटरिंग का काम शुरू कर देता है, जिस काम से वो अच्छा खासा पैसा ही नहीं कमाता है बल्कि उसकी पूरी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाती है। इधर बरजेश जब पुणे शहर में आ जाता है, उसके बाद से संध्या बरजेश की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। तब जाकर के संध्या को मालूम चलता है कि बरजेश शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। इधर संध्या को जब मालूम चलता है कि बरजेश ने उसके साथ चीट किया है, संध्या उसी दिन ही सोच लेती है कि वो किसी भी हालत में बरजेश को ढूंढकर ही रहेगी। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, लगभग 3 से 4 साल का जब समय गुजर जाता है, आखिरकार साल 2017 में संध्या को बरजेश के बारे में मालूम चल जाता है। इधर संध्या को जब बरजेश के बारे में मालूम चलता है, वो सीधे पुणे शहर बरजेश के घर पे पहुंच जाती है। लेकिन इतने सालों बाद जब बरजेश अपने सामने संध्या को जब देखता है तो उसे पहचानने से ही इनकार कर देता है, जिसकी वजह से बरजेश की पत्नी भी अब संध्या को खरी कोठी ही नहीं सुनाती है बल्कि अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। इस धोखे से संध्या इस कदर से टूट जाती है कि वो रोते बिलखते दिल्ली शहर वापस तो आती है, लेकिन दिल्ली शहर पहुंचने के बाद दिल्ली के उत्तम नगर थाने में जाती है और बरजेश के ऊपर दुष्कर्म और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करा देती है, जिसकी वजह से पुलिस बरजेश को अपने कस्टडी में लेकर दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज देती है। इधर बरजेश जब तिहाड़ जेल में चला जाता है, लगभग 1.5 महीने का समय गुजारता है और 1.5 महीने के बाद बेल पे रिहा होकर बाहर आता है। लेकिन बरजेश जब बेल पे रिहा होकर के बाहर आता है, संध्या फिर से जाकर के बरजेश से मुलाकात करती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी तो नहीं करूंगी, लेकिन जितने भी तुमने मेरा पैसा लिया है, मेरा पैसा
और गाड़ी वापस कर दो। लेकिन बरजेश संध्या को 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं होता है। पैसा देने से जब साफ इनकार कर देता है, इधर संध्या को भी जब पूरा यकीन हो जाता है कि बरजेश उसे पैसा अब नहीं देने वाला है, उसी दिन ही संध्या बरजेश से बदला लेने की ठान लेती है। दरअसल संध्या सोचती है कि जैसे मैं बरजेश के लिए तड़प रही हूँ, बरजेश भी अपनी पत्नी के लिए वैसे ही तड़पेगा। संध्या उसी दिन ही बरजेश की पत्नी एकता को इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है। इसीलिए संध्या अब एकता को इस दुनिया से हटाने के लिए अपने ही इलाके के 2 सुपारी किलरों को हायर करती है, जिसमें से एक का नाम है शिवा राव और दूसरा उसी का बेटा है मुकेश राव। मुकेश और शिवा उस वक्त उत्तम नगर में ही रह रहे थे। इन दोनों को जब पैसे की लालच देती है, शिवा और उसका बेटा संध्या के ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर एकता को इस दुनिया से हटाने के लिए पुणे शहर में जाते हैं। और ठीक एक दिन पहले 20 नवंबर 2018 को शिवाजी पार्क इलाके से जाकर एक बाइक की चोरी करते हैं और फिर उसी बाइक के माध्यम से अगले दिन 21 नवंबर 2018 को सुबह सुबह एकता के घर पे पहुंच जाते हैं। उस वक्त बरजेश अपने पिता और अपने बच्चों के साथ गाड़ी में बैठकर बाहर अपने पत्नी का इंतज़ार कर रहा था। ये दोनों ही जब सीढ़ियों के माध्यम से 2nd फ्लोर पर जाने की कोशिश करते हैं, उस वक्त ही एकता सीढ़ियों से उतर करके नीचे आ रही होती है। उसी दौरान ही ये दोनों एकता के ऊपर एक पर एक 2 गोलियां चला देते हैं, जिसकी वजह से एकता की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। वाकई में शिवा जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस शिवा के ही तहरीर पे लगभग 1 सप्ताह के बाद 26 नवंबर 2018 को दिल्ली शहर से संध्या को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।